नमस्कार सभी को। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर के करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है। तो आप पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ हम रिवीजन भी कराते हैं, यानी जो हमने कल पढ़ाया उसका रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है आज के न्यूज़ में हमारे पास। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के बारे में। देखो, कुछ दिन पहले ही हमने ये न्यूज़ कवर करा था कि जो केरल राज्य है वो अपना केरल पुरस्कार स्टार्ट करने वाला है। और इस केरल पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कारों की लिस्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिसमें से है केरल ज्योति पुरस्कार, जो एक व्यक्ति को दिया जाता है। उसके बाद है केरल प्रभा पुरस्कार, जो 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। और इसके बाद है केरल श्री पुरस्कार, जो 4 व्यक्तियों को दिया जाता है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए कुछ काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, या कुछ भी ऐसा किया है जिससे बहुत सारे हमारे जो केरल वासी हैं उनका भला हुआ है। तो प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, जो सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये इस बार दिया गया है टी पद्मनाभन को। किसको दिया गया है? टी पद्मनाभन को। ये मलयालम भाषा के लेखक हैं और मलयालम भाषा में, मलयालम साहित्य में इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ओके, अच्छा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे केरल श्री पुरस्कार के बारे में और केरल प्रभा पुरस्कार के बारे में। ओके, प्रभा पुरस्कार, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है फातिमा बीवी को। एम फातिमा बीवी सेवानिवृत्त है, यानी कि रिटायर्ड है। और एम फातिमा बीवी का नाम हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली पहली चीफ जस्टिस थी, महिला, है ना। तो एम फातिमा बीवी को उनके जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, समाज की भलाई के लिए काम किया, उसके लिए दिया गया है केरल प्रभा पुरस्कार। और साथ में ही नटराजन मूर्ति को, जिनको हम सूर्य कृष्ण मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, इनको इनके वास्तुकला के लिए दिया गया है। ओके, यानी कि जो केरल की संस्कृति है, जो एक कलात्मक उनका जो प्रयास है, उसको ध्यान में रखते हुए केरल प्रभा पुरस्कार दिया। अच्छा, इस साल केरल श्री पुरस्कार जो है 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें पुनावलुर सोमराजन है, वीपी गंगाधरन है, रवि डीसी है, के एम चंद्रशेखर है और पंडित रमेश नारायण है। इसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, उद्योग और वाणिज्य के लिए, सिविल सेवा क्षेत्र के लिए, कला और संगीत के लिए। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। वर्ल्ड कप चल रहा है और रोज नए रिकॉर्ड हमारी भारतीय टीम बना रही है। तो वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभर कर आए हैं मोहम्मद शमी। यानी भारत में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच के दौरान जिसने विकेट लिया है उसका नाम क्या है? तो मोहम्मद शमी का नाम याद रख लीजिएगा। इन्होंने जहीर खान का और जो जवागल श्रीनाथ है उनका रिकॉर्ड तोड़कर ये रिकॉर्ड बनाया है। और अभी तक इन्होंने कितने वर्ल्ड कप में कुल 14 मैच खेले हैं और 14 मैच के दौरान इन्होंने 45 विकेट लिए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड बनाया गया है। ओके, साथ में ही 3 बार इन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं 3 मैचों में। यानी कि जितने भी इन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं उसमें ये वाला रिकॉर्ड भी, किसी एक मैच में सर्वाधिक 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। 2019 के बारे में हमने पढ़ा था कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जब मैच हो रहा था, अभी रिसेंटली में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ है, और अभी श्रीलंका और भारत के बीच में जो मैच हुआ है उसमें इन्होंने 5 विकेट लिया है। तो ये अपने आप में एक वृहद रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं मोहम्मद शमी जी। देखो, ये जो तीसरा 5 विकेट हॉल है इसमें ये शामिल हो गए हैं। और इसके पहले ये रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्ट्रॉक के नाम ये हॉल था और भारत की तरफ से मोहम्मद शमी के नाम ये रिकॉर्ड हो गया है। तो याद रख लेना, भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में सर्वाधिक जो विकेट है वो लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोहम्मद शमी जी के। देखो, हुरून इंडिया के द्वारा परोपकार सूची जारी करी गई है 2023। और ये जो हुरून इंडिया के द्वारा परोपकार सूची जारी करी जाती है, ये उद्योगपतियों के लिए जारी करी जाती है। तो भारत के जो उद्योगपति हैं उसमें शीर्ष स्थान पर वो उद्योगपति कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा परोपकार का काम किया है? तो इनका नाम है शिव नादर। शिव नादर और उनके परिवार को इस बार फिर से शीर्ष पर रखा गया है, यानी कि पहले नंबर पर ये है। और दूसरे नंबर पर कौन है?
तो दूसरे नंबर पर अजीम प्रेम जी हैं। अगर शिव नादर जी के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने 22-23 में 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है और इनकी जो उम्र है वो भी बहुत ज्यादा है, 78 साल की उम्र है इनकी। ओके। अच्छा, दूसरे स्थान पर अजीम प्रेम जी हैं जिन्होंने 1774 करोड़ रुपए का दान दिया है। क्लियर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा करी है? अच्छा, कुछ दिन पहले हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि श्रीलंका ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए क्या काम किया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा फ्री कर दिया है कुछ देशों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल था। अब यही काम थाईलैंड के द्वारा किया जा रहा है। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी कि थाईलैंड जो है भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा कर रहा है, जो 10 मई से लेकर आगामी यानी कि 2024 के 10 नवंबर से लेकर जो आने वाला 10 मई है 2024 का, तब तक ये वीजा मुक्त रूप से प्रवेश कर सकते हैं भारतीय पर्यटक थाईलैंड में। थाईलैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत में जो थाईलैंड है वहां पर 4 देशों के पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं, जिसमें से चाइना है, मलेशिया है, दक्षिणी कोरिया है और चौथे नंबर पर भारत आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। ये कहा गया है कि पिछले साल भारत की तरफ से 12 लाख जो पर्यटक हैं वो थाईलैंड पहुंचे थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो सत्ता थाविसीन थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकी सेना के बारे में, जहां पर एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम है मिन्यूट मैन थर्ड। क्या नाम है? मिन्यूट मैन थर्ड। अच्छा, ये एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो लगभग 60 वर्षों से निरंतर काम कर रही है अमेरिका में। ओके। एक तरीके से लैंड बेस्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस बात को याद रख लेना, यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में हम इसको जानते हैं, जो 1950 और 1960 के दशक से ही अमेरिका में काम कर रही है। और इसको किसने बनाया है? तो इसको बोइंग के द्वारा बनाया गया है, यानी कि जो बोइंग कंपनी है उसके द्वारा इसे बनाया। 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 में जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा है, यानी कि टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन भारत के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में किसने बताया? तो हमारे देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा इस बात की घोषणा करी गई है अभी जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस चल रहा है 2023 का, उसके दौरान। अच्छा, ये जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा है, इसके दौरान 5G और 6G जो नेटवर्किंग स्टार्ट होने वाली है या जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, उसके ऊपर बात करी जाएगी। इस बात को याद रख लेंगे। भारत में खाना पकाने की प्रथाओं को बदलने के लिए राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू करा गया है? तो ये शुरू करा गया है EESL के द्वारा। EESL के बारे में बात करेंगे तो EESL का फुल फॉर्म है एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि सरकारी कंपनी है। इसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसने 2 नवंबर 2023 को इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया, जिसके लिए 20 लाख से अधिक जो ऊर्जा कुशल इंडक्शन कुक स्टोव है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके। और किस तरीके से खाना पकाते समय एनर्जी को बचाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करी जाएगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय और ECI। ECI का मतलब जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है, यानी कि भारतीय इलेक्शन कमीशन के बीच में समझौता हुआ है। समझौता किस बात के लिए हुआ है? तो हम सबको अच्छे से पता है कि अभी हमारे देश के 4 राज्यों में और साथ साथ हमारे जो लोकसभा का चुनाव है वो भी मई में होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग और जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके बीच में समझौता हुआ है। इसमें क्या किया जाएगा? तो जो 6 क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए, अपने घर वालों को प्रेरित करने के लिए, और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनकी मतदान में क्या प्रक्रिया में वो कैसे भाग ले सकते हैं, कितना जरूरी है उनके लिए वोटिंग करना, इन सब विषयों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा। ओके, क्लियर।
कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसके द्वारा करा गया है? तो देखो, कोटक जनरल इंश्योरेंस में जो 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है वो किया गया है ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के द्वारा। ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के द्वारा, इस बात को याद रख लेना। और इसके लिए ज्यूरिक इंश्योरेंस ने 4,501 करोड़ रुपए का निवेश किया है। क्लियर? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च की गई है? तो देखो, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो ये बहुभाषी माइक्रोसाइट है, ये लॉन्च करी गई है केरला में। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत एक बहुभाषी देश है, यानी यहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, और साथ में धर्म भी अलग अलग हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए केरला ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी है बहुभाषी माइक्रोसाइट के रूप में, जिसमें स्पेशली भाषाएं आपको जो अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 61.36 लाख रुपए का खर्च आने की उम्मीद बताई गई है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के बारे में, जो दिया गया है नंदिनी दास को। किसको दिया गया है? नंदिनी दास को। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? तो ये सीईओ और सीएमडी के रूप में बनाया गया है दीपेश नंदा को। तो दीपेश नंदा का नाम याद रख लीजिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा किस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? तो देखो, हमारे देश के जो युवा हैं जिनकी उम्र 10 से लेकर 19 साल की उम्र की है, उनको आह्वान करते हुए उनके विकास के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है MY भारत, यानी कि मेरा युवा भारत। ओके, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के बारे में बात करेंगे, जिसमें 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता गया है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? तो कोलकाता के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा इसकी पहल करी गई, और जो सिंहासन कक्ष है इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया जाएगा। सिंहासन कक्ष को इसलिए हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे, उनका एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, और वल्लभ भाई के योगदान को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया है। इस बात को भी मुंबई सेक्योर्ड इन ग्लोबल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ, यानी कि जो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि है उसमें मुंबई का जो स्थान है वो कौन सा है? तो मुंबई चौथे स्थान पर है महंगाई के मामले में, यहाँ पर आवास खरीदने के मामले में। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करी गई है, और ये पूछा जा रहा है कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत लोग मारे गए हैं? तो यहाँ पर 36.5% लोगों की मृत्यु हुई है, और इनकी जो अगर एज देखी जाए तो इनकी एज 18 से लेकर 45 साल की उम्र के बीच में है, जिनकी ज्यादातर मौतें हुई हैं 2022 में एक्सीडेंट के दौरान। ओके, और सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं एक्सीडेंट के दौरान वो कहाँ पर हुई हैं? तो वो हुई हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बाद तमिलनाडु में, और थर्ड नंबर पर मुंबई आता है। सर्वाधिक माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कब इसका सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है, किस मंथ में? तो सबसे ज्यादा कलेक्शन इसका हुआ है जीएसटी का अप्रैल 2023 में। याद रख लेना, रिकॉर्ड किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की संभावना है। आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई, एक बयान जारी करा गया, और उसमें बोला गया कि 2000 रुपए मूल्य के कितने प्रतिशत नोट रिजर्व बैंक में वापस आ गए हैं। तो ये बोला गया कि जितने भी मूल्य का नोट गया था या जितने भी नोट गई थी उसमें से 97% 2000 की नोट वापस आ गई है 31 अक्टूबर 2023 तक। क्लियर? यानी अभी भी 3% नोट आरबीआई तक पहुंची नहीं है। हम सबको अच्छे से पता है कि 19 मई 2023 को आरबीआई ने तत्काल 2000 के नोट बंद कर दिए थे, और इसके लिए कहा था कि चरणबद्ध तरीके से इसको आराम से ले लिया जाएगा अक्टूबर के महीने तक। ओके, इस सेशन में इतना ही। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हम डेली करंट अफेयर की अपनी क्लास लेकर आते हैं,
तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और उन तक ज़रूर इसको पहुंचाइए जिनको इस तरीके के कंटेंट की ज़रूरत है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।